17 मार्च 2025 को बनी इस रील में आप जिसे देख रहे हैं उसका नाम प्रगति यादव है, जो खुशी से रील बना रही है। और इस खुशी की वजह उसका 3 साल पुराना प्यार दिलीप सिंह यादव, जिसके साथ उसकी अभी हाल ही में 5 मार्च 2025 को लव मैरिज हुई। यह खुशी इसलिए भी बड़ी लग रही थी क्योंकि काफ़ी मुश्किलों के बाद दोनों अपने परिवार को इस शादी के लिए मना पाए और शादी के 3 दिनों बाद ही ससुराल में प्रगति ने सबका दिल भी जीत लिया था। दिलीप के घर में खुशियों ने कदम रखा ही था कि कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे घर में मातम छा गया था। ये कहानी है 19 मार्च 2025 की। औरैया में रहने वाले दिलीप सिंह यादव की शादी को मात्र 14 दिन हुए थे और होली का त्योहार मनाने के बाद ही वह अपने काम पर लौट गया था। दिन भर काम करने के बाद वह एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुका और उसने अपने भाई संदीप सिंह यादव और वाइफ प्रगति को कॉल करके बताया कि उसका बेला गांव में काम खत्म हो गया है और अब वह वापस घर लौट रहा है। यह कॉल उसने बेला गांव से दोपहर के वक्त की थी और वो दिव्यापुर में अपने घर से सिर्फ 27 किलोमीटर ही दूर था, यानी वह घर से मात्र 30 से 40 मिनट की दूरी पर था। लेकिन सुबह से शाम होने तक जब दिलीप घर वापस नहीं लौटा तो उसके घर वालों ने उसकी लोकेशन जानने के लिए उसे कॉल किया, पर कॉल लगा नहीं। पहले सबको लगा कि दिलीप किसी काम से कहीं रुक गया होगा, लेकिन देर रात तक भी जब दिलीप घर नहीं लौटा और ना ही उसकी कोई कॉल आई तो सबको बेचैनी होने लगी और सबने उसे फिर से कॉल किया। लेकिन दोबारा कॉल करने पर जब उधर से जो आवाज़ आई तो सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि दिलीप का यह फ़ोन औरैया पुलिस उठाती है और बताती है कि दिलीप पूरी तरह घायल है और हॉस्पिटल में है। जो व्यक्ति अभी कुछ घंटे पहले तक सही सलामत था, उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे हॉस्पिटल पहुंचा दे। पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचकर देखता है कि दिलीप जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दिलीप की ऐसी हालत देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। साथ ही वह यह सोचकर भी परेशान थे कि दिलीप की ऐसी हालत के बारे में वह अपनी बहू प्रगति को कैसे बताएंगे। बहुत सोचने के बाद जैसे तैसे हिम्मत कर वह उसे सब बता देते हैं। प्रगति जैसे ही दिलीप की हालत सुनती है उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके घर वाले उसे संभालने की पूरी कोशिश करते हैं पर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसके घर वाले जैसे तैसे प्रगति को दिलीप के पास लेकर जाते हैं, पर काल अपनी चाल चल चुका था और समय के साथ साथ दिलीप की हालत बद से बदतर होने लगी। 2 दिन तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार दिलीप ने दम तोड़ ही दिया। पर अभी 14 दिन पहले हुई शादी की खुशी परिवार ठीक से जी भी नहीं पाया था और पूरे घर में मातम छा गया। लेकिन वहाँ सबको इस बात की भनक तक नहीं थी कि दिलीप की मौत एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। आखिर किसने मारा था दिलीप को और क्यों मारा? वेलकम टू द माई चैनल। माई नेम इज अनुराग गाडगे एंड द केस ऑफ औरैया का रहने वाला दिलीप सिंह अपने 3 भाई अक्षय, सचिन और संदीप के साथ अपने पिता सुमेर सिंह यादव के शुरू किए गए हाइड्रा और क्रेन के कारोबार को आगे बढ़ा रहा था। पिता सुमेर सिंह के पास 12 हाइड्रा मशीन और 10 क्रेज भी थी और उनका काम यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था। पैसों से धनी यह परिवार अब खुशियों के रंग में भी रंगने वाला था, क्योंकि 5 मार्च 2025 को दिलीप की शादी फफून में रहने वाली प्रगति यादव से होने वाली थी। प्रगति यादव कोई और नहीं बल्कि बड़े भाई संदीप की साली थी, जिसके साथ वह 3 साल से रिलेशनशिप में था। लेकिन शादी के लिए अपने परिवार को मनाने में दिलीप को बहुत पापड़ बेलने पड़े। पहले उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी, लेकिन जब दिलीप के लिए उसके घर वाले लड़की देख रहे थे तो उसने उनको सब बता दिया। लेकिन उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि एक ही परिवार की 2 बेटियां उनके घर की बहू बने, पर प्रगति ने दिलीप से कह दिया था कि चाहे जो भी हो जाए शादी करेगी सिर्फ दिलीप से, और दिलीप ने भी यही कहा। और आखिरकार दोनों की जिद के आगे पूरे परिवार को झुकना पड़ा और दोनों की खुशी के लिए वह इस शादी के लिए राजी हो गए। फाइनली 5 मार्च 2025 को दोनों की शादी हो गई और इस शादी से दोनों बहुत खुश थे। प्रगति ने 3 दिन के अंदर ही सबका दिल जीत लिया था। पूरा परिवार प्रगति और दिलीप के लिए बहुत खुश था, लेकिन उनके साथ जो होने वाला था वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। इस केस को समझने के लिए चलते हैं 5 साल पहले, जहां से इसकी शुरुआत हुई। साल 2020 फफून की रहने वाली प्रगति के घर से सिर्फ 100 मीटर दूर ही अनुराग यादव रहता था। 29 साल का अनुराग शहर से बीएससी करने के बाद गांव में ही रहता था
उसके पास कोई काम धंधा भले ही नहीं था, लेकिन वह अपनी झूठी शान भरी जिंदगी का दिखावा जरूर करता था। ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनना और बड़ी गाड़ियों से घूमना, फ्लाइट से ट्रेवल करना और महंगे होटल में रुकना। अनुराग ऐसी जिंदगी का शो ऑफ करते हुए इसका रुबाब पूरे गांव में झाड़ता था और वो ये सब अपने रिश्तेदारों के पैसों से करता था, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की बाइक भी नहीं थी और वो खुद का खर्चा चलाने के लिए ट्रैक्टर भी चलाता था। अनुराग के ऐसे रहन सहन को देखकर प्रकृति उससे अट्रैक्ट होने लगती है, पर भले ही उनके घर आसपास थे, लेकिन उनके घर वालों के बीच काफी दूरी थी। यहाँ तक कि जमीन के चलते ये मामला पुलिस तक गया था। इन विवादों के चलते प्रकृति सरेआम अनुराग से बात नहीं कर पाती थी, लेकिन उसे देखा जरूर करती थी। अनुराग भी प्रकृति को पसंद करता था। जब प्रकृति जानवरों को खाना देने गई तो अनुराग मौका पाकर उसे नंबर दे देता है और उसे फोन करने को कहता है। अब प्रकृति के पास खुद का कोई फोन तो था नहीं, इसलिए वह सबके सो जाने के बाद अपने पापा के फोन से फोन करती थी। ये सिलसिला कई दिनों तक चला और शुरू ही बातें मुलाकातों में तब्दील हो गई। प्रकृति की मौसी का घर औरैया शहर के पास था, जहाँ वो अपनी माँ के साथ अक्सर जाया करती थी। वो मौसी के घर से साईं मंदिर जाने के लिए निकलती थी और अनुराग को मिलने के लिए बुला लेती थी। फिर दोनों इसी होटल में मिला करते थे। शुरुआत में तो दोनों के घर वालों को इस बात की भनक तक नहीं थी, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाया और दोनों के घर तक ये बात पहुंच गई। प्रकृति के घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रकृति अनुराग से ही शादी करना चाहती थी। साल 2022 में प्रकृति की बड़ी बहन की जिस घर में शादी हुई थी वह काफ़ी पैसे वाले थे और उनके घर का छोटा बेटा भी अनमेरिड था। प्रकृति का अपनी बहन से मिलने के लिए उस घर में आना जाना लगा रहता था। वहीं दिलीप भी अपनी भाभी के मायके आता जाता रहता था। इसी कारण प्रकृति की अक्सर दिलीप से मुलाकात होती रहती थी और प्रकृति को दिलीप अपने शिकार की तरह नजर आने लगा। प्रकृति ने सोची समझी चाल के तहत दिलीप से दोस्ती की और फिर प्यार का झूठा नाटक 3 साल तक खेलती रही। प्रकृति ने इस नाटक के चलते दिलीप को अनुराग से भी मिलवाया और दोस्ती भी करवा दी, क्योंकि जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पाया गया कि दिलीप और अनुराग इंस्टा पर एक दूसरे को फॉलो करते हैं। दिलीप को इस बात की भनक तक नहीं थी कि प्रकृति जिसे अपना दोस्त बताकर उससे मिलवा रही है वो प्रकृति से किस हद तक जुड़ा हुआ है। अनुराग और प्रकृति मिलकर दिलीप के भोलेपन का फायदा उठा रहे थे और प्रकृति दिलीप को ये यकीन दिला चुकी थी कि वह उससे बेहद प्यार करती थी और उसके बिना रह नहीं सकती। और यहाँ तक दिलीप भी प्रकृति से शादी करने के लिए अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर जिद पर अड़ गया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ प्रकृति से। कितने दुख की बात है, जहाँ एक तरफ ये लड़का प्रकृति से शादी करने के लिए अपने घर वालों से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति उसे धोखा दे रही थी। उसका आधा प्लान तो तभी पूरा हो गया था जब उसकी दिलीप से शादी हुई। यह लड़की इतनी शातिर थी कि इसने इस चेहरे के पीछे अपने असली रंग को छुपा रखा था। उसने यह शादी इसलिए की ताकि वह दिलीप के पैसों से अनुराग के साथ खुश रह सके और वो अनुराग के साथ मिलकर प्लान बनाने लगी कि दिलीप मर भी जाए और उन पर कोई शक भी न जाए। इस काम को अंजाम देने के लिए अनुराग ने अपने भाई दुर्लभ यादव को इस प्लान का हिस्सा बनाया, जो कि लड़ाई झगड़े और क्रिमिनल बैकग्राउंड का था। दुर्लभ ने पूरे मामले को समझने के बाद अपने दोस्त और हिस्ट्री शीटर रामजी नागर को हायर किया और रामजी नागर ने दिलीप को मारने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी ली। अब इस साजिश में 5 लोग शामिल हो गए थे, जिसमें अनुराग, प्रकृति के अलावा दुर्लभ यादव, हिस्ट्री शीटर रामजी नागर और उसका दोस्त शिवम यादव भी था। इस काम को अंजाम देने के लिए अनुराग दिलीप की पहचान कराने के लिए उन्हें उस जगह ले गया जहाँ दिलीप काम करता था। फिर वहाँ से ये लोग दिलीप का पीछा करना शुरू करते जो इस सीसीटीवी में दिख रहा है। वह दिलीप को एक सुनसान जगह पर रोकते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी कार खराब हो गई है, इसलिए उन्हें उसकी मदद चाहिए। दिलीप उनकी मदद करने के लिए उनके साथ बाइक से कार के पास जाता है। वह दिलीप को पलिया गांव में गेहूं के खेत में ले जाते हैं। दिलीप इधर उधर नजर कर उस कार को देखता है, पर उसे वह कार नहीं दिखती जिसके लिए उसे लाया गया था। वो कुछ समझता उससे पहले ही उस पर हमला कर देते हैं। पहले वो लोग उसे मारते पीटते और दुर्लभ उसे देसी कट्टे से गोली मार देता है, पर दिलीप उससे मरता नहीं है। लेकिन वो लोग समझते हैं कि दिलीप मर चुका है और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद हॉस्पिटल में दिलीप 2 दिन तक मौत से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा बैठता है। इधर पुलिस सबको अरेस्ट कर लेती है और उन पर बीएनएस के सेक्शन 1031 यानी पनिशमेंट फॉर मर्डर
सेक्शन 612 यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 35 की धाराएं लगाती है, जिसमें अगर क्राइम प्रूफ हुआ तो उन पांचों को फांसी या उम्र कैद की सजा हो सकती है। पर असल में क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि यह केस ये भी बताता है कि कैसे हमारा कानून संगीन जुर्म से सजा काट रहे अपराधी को बेल दे देता है, जिसके बाद वह बाहर आते ही और जान ले लेता है। शायद इसी सिस्टम के कारण समाज में अपराधी बेखौफ है। अगर आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।